नमस्कार। के न्यूज इंडिया की खास पेशकश बात मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष करण महाराज जी हमारे साथ हैं। उनके बातचीत करते हैं, कई मुद्दों पर उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद और थैंक यू। आप लोग लंबे समय से मंथन कर रहे हैं, क्यों अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में एक फर्क है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी केवल पार्टी के लिए नहीं, पूरी जनता आवाम के लिए भी करते हैं। और आपने देखा होगा बीजेपी ने आनंद फानंद में अपना तीसरा मुख्यमंत्री बदला है और उनके 11 साल में 8वां मुख्यमंत्री ये है। और उनका मंत्री बयान देता है कि साहब हम 10 बनाए 20 बनाए, जनता को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। हमारे प्रभारी लोग घूम रहे हैं, हमारे पर्यवेक्षक घूम रहे हैं और जो भी फीडबैक मिलेगा हाईकमान को उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी में केमिस्ट्री, जो इंटरनल केमिस्ट्री होती है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और उसमें कई किस्म के स्टेप्स लिए जाते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय बड़े सोच समझ के आराम से लिया जाता है। और मेरे को ये लगता है कि आने वाले समय में आपको जल्दी ही रिजल्ट दिखेगा, हाईकमान निर्णय लेगा और वो निर्णय ऐसा होगा जो जनता के हित में भी होगा और कांग्रेस के हित में भी होगा। ऐसी जानकारी कि नेता प्रतिपक्ष में आपका नाम सबसे प्रबल दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। आज भी आप ही के नाम के नारे लग रहे थे, ये संकेत है कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है? नहीं, नारे लगना तो एक कारण है क्योंकि मैं पार्टी के 10 विधायकों में से प्रीतम सिंह जी और मैं, हम 2 ही लोग आज यहाँ पर वर्तमान विधायक थे, तो मेरा नाम नारों में लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक सवाल मेरा है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं। जहां लगाया जाएगा वहां मोर्चे पे मैं डट के काम करूंगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष में मैं पहले ही अपना लिख के दे चुका हूं कि मैं कहीं भी दौड़ में नहीं हूं और जो पार्टी के हित में हो, जिस चीज से पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ मैं निर्णय के साथ खड़ा हूं। पार्टी रहनी चाहिए, करण मेहरा स्वतः रहेगा। कांग्रेस हाईकमान से मिलकर आए हैं, क्या सामूहिक नेतृत्व में आप लोग जाने वाले हैं या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आप लेके जाएंगे? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है और सब अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल किसी के चेहरे पे जाना चाहते हैं। मैं पार्टी हाईकमान के साथ हूं। जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। वर्तमान समय में आप ये परिस्थितियां देख रहे हैं कि पहले हमारा उत्तराखंड राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है और हम एक मंत्री दे रहे हैं, नए नए मंत्री दे रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये एक आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है या राज्य के पक्ष में? देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री को काम करने के लिए और समझने के लिए समय चाहिए होता है। नए मुख्यमंत्री जी को केवल 6 महीने मिल रहे हैं। 6 महीने में वो काम को समझेंगे या करेंगे, मेरी समझ से परे है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनुभवी भी नहीं है। किसी मंत्रिमंडल में, किसी अन्य पद में वो नहीं रहे हैं। विधानसभा में भी, क्योंकि मैं उनका साथी हूं, सहयोगी हूं, मैंने देखा इन 4.5 सालों में वो मुश्किल से 8 या 10 दिन हाउस में आए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जानकारियां मेरे ख्याल से नहीं होंगी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ करा नहीं जाता। हाँ, आर्थिक बोझ वाली आपने बात कही। जब भी कोई आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो उसके मरण तक, उसकी मृत्यु तक उसका बहुत सारा बोझ जनता, मतलब सरकार को उठाना पड़ता है और वो बोझ सीधे सीधे जनता की जेब से जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी के जो निर्णय रहे, 11 साल में 8 मुख्यमंत्री, एक मतलब लिमिट क्रॉस करने की बात है। और 11 साल में 8 मुख्यमंत्री, अगर इनको कहीं इसी तरीके से अगर जनता ने मौका दिया, फिर 3 अगले बार देंगे, तो 11 मुख्यमंत्री, उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो आर्थिक बोझ है वो पूरा जनता के ऊपर ही पड़ेगा। और पहले ही महंगाई से मार रखा है, ऊपर से इस तरीके के बोझ डाल रहे हैं। ऊपर से इनके मंत्री इतनी बेशर्मी से बयान देते हैं कि साहब हम 10 बनाए 20 बनाए, से जनता को क्या मतलब? जनता से चुन के आते हो और जनता के ऊपर जिनको थोपते हो उसमें जनता का क्या मतलब? इस तरीके के बयान देते हो, ये भगवान भरोसे है। आप इस बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि 2022 का भी चुनाव है, तो आप इस बातों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने इतने मुख्यमंत्री दे दिए, कि इस तरीके से आर्थिक नहीं, एक विषय ये भी होगा, लेकिन आप ये सोचे ना, आवरण बदलने से क्या होगा? आपने TSR फर्स्ट को क्यों लाए? क्यों सूर्यधार लेक से लेके उनके OSD के पैसे लेने की सीडीज निकली, महिलाओं के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करा दिया। दूसरा मुख्यमंत्री आप छाट के लाए, वो लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट करने लगे, लड़कियों के व्यवहार पे कमेंट करने लगे। उसके बाद ITPCR रिपोर्ट्स जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ में हुई हैं, उसमें जो घिपला हुआ है, आप सब लोगों ने उसको उठाया है। उसके बाद उनके पारिवारिक लोगों के, नजदीकी लोगों के संबंध खनन माफिया के संग आ गए, उनको हटाया गया। अब तीसरे को लाए हैं। मतलब ये सब क्या है? ये सारी चीजें लेके, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, लोगों का जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे जो
उपनल के कर्मचारी उनके संग जिस तरीके का बर्ताव किया गया, जिस तरीके से हमारे राज्य के वो नौजवान नवयुवतियां जो अपनी नियुक्ति के लिए लड़ रही थी, जिन्होंने आयुष में या अन्य चीजों में या नर्सिंग में इन चीजों में ट्रेनिंग ली थी, उनके फेवर पे कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कोर्ट से जीतने के बाद भी उनको नियुक्तियां प्रदान नहीं की जा रही हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, मुख्यमंत्री बार बार बदलने को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और कांग्रेस पार्टी को स्थापित करके बीजेपी के चुंगल से राज्य को बचाएंगे। कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं सर, मुख्यमंत्री भी इस समय कुमाऊं क्षेत्र के हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की ये स्ट्रेटेजी जो हमारे पत्रकारों के बीच में है कि पहाड़ और मैदान को साधने की कोशिश बीजेपी हाईकमान ने करी, क्या सिर्फ यही एक बड़ा मैटर है या कुछ और बातें, क्योंकि हमसे ज्यादा आपकी भी जानकारी काफी है। देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार देश में सबसे छोटा राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है, उस राज्य में देश के सर्वाधिक बड़े जो घिपले हुए हैं या भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें राज्य का नाम आ रहा है। तो बीजेपी को अपनी खाल बचानी मुश्किल हो रही है, इसलिए वो चेहरे बदल रहे। लेकिन जनता ये नहीं भूल सकती, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो टीएसआर फर्स्ट थे चाहे टीएसआर सेकंड थे, मुख्यमंत्री बीजेपी के थे। जो उनके कार्यकाल में घिपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो कोई मुख्यमंत्री ले आए, वो इस चीज से बच नहीं सकते, अपने जो उनकी जवाबदेही है उससे बच नहीं सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री तो पहले से ही विधायक थे और हाईकमान को ये चीजें पहले नहीं दिखी। अगर पहले दिख जाती तो फिर जो दो मुख्यमंत्रियों का जो बोझ था वो भी कम से कम राज्य नहीं भुगतना। देखिए, देश और राज्य में लगभग एक से हालात हैं। आज बीजेपी मैनेजरों के हाथ में है। जो बड़े नेता थे, जिन्होंने राज्य के लिए, देश के लिए काम किए, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा, कहां हैं? कहां गए वो लोग? उनको दरकिनार, नेतृत्व को दरकिनार करके, जो जनता के नेता थे उनको किनारे करके मैनेजर बैठ गए दिल्ली में। और यहां राज्य में भी वही हो रहा है। जो बेस्ट मैनेजर होगा, जो कमाई ज्यादा करके देगा, जो बीजेपी के लिए फंड इकट्ठे कर सकता है, जो पूरी टिट्स एंड बिट्स जानता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुमाऊं गढ़वाल का कोई झगड़ा नहीं, कोई साधने की कोशिश नहीं है। अगर साधना ही होता तो पहला निर्णय जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बदल रहे थे उसी समय इनको ले आते। आखिर क्या कारण है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को, जो छोटा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो अच्छा काम करें, लेकिन उनको अभी अनुभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने केवल चेहरा बदल के अपनी खाल की कोशिश की है, क्योंकि जनता प्रश्न कर रही थी महंगाई पे, जनता प्रश्न कर रही थी भ्रष्टाचार पे, जनता प्रश्न कर रही थी बेरोजगारी पे। पहले तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमने एक मैसेज दिया है कि भाई पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि भाई हम हैवी वेट मंत्री हैं तो हम ही बनेंगे। ये जो लाइन थी उसको तोड़ने के लिए, और फिर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बात को भी तो हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, बीजेपी क्या कहती है, हम उस ट्रैप पे नहीं आएंगे। बीजेपी जो गलती करती है उसको साधने की कोशिश करती है। अगर करना ही था तो कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान भी थे। जीना जी आज मर के स्वर्ग चले गए और सबसे योग्य विधायकों में से थे, सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले विधायकों में थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जीना जी को मंत्री तक नहीं बनाया गया। हाउस में आप लोग सभी लोग कार्रवाई देखते थे। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी से कोई विधायक बोलता था, पार्टिसिपेट करता था, तो सुरेंद्र सिंह जीना था। मेरे साथ मेरे मित्र के रूप में रहे, लेकिन मैंने देखा कि उनके अंदर अपार संभावनाएं थी, उनको मंत्री का पद तक नहीं दिया। और जो व्यक्ति 10 दिन भी विधानसभा में 4.5 साल में नहीं आया, उसको मुख्यमंत्री बनाया। क्या ये जताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि अयोग्य भी है लेकिन हमारी पसंद का है, बढ़िया मैनेजर है, तो हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? बीजेपी ये साबित करना चाहती है। जनता का मैंडेट है उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना है। आपने अभी देखा कि मंत्रियों को जिस तरीके के पोर्टफोलियो बांटे गए, जो पीडब्ल्यूडी था, ऊर्जा था और टेक्निकल एजुकेशन है, कई सारी चीजें हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री में हमने देखा त्रिवेंद्र जी के पास 40-40 विभाग थे, वो आज वर्तमान मुख्यमंत्री के पास 15 रह गए। तो ये जो 15 विभाग रह गए हैं सर, क्या ये आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अपने आप से मतलब थोड़ा टेंशन फ्री होना चाहते हैं, या ये एक दबाव था कि भाई नाराजगी को भी दूर करना था? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो होना ही चाहिए, मतलब विभाग बंटने चाहिए और अलग अलग लोग, जैसे कोरोना जैसी महामारी में राज्य के बाद अपना एक फ्री स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा, ये दिया गया। लेकिन इस समय जो ये दिया गया, ये अच्छी नीयत से नहीं, ये दबाव की राजनीति को खत्म करने के लिए जो लोग नाराज थे, कोप भवन में गए हुए थे, उनको बड़े पोर्टफोलियो दिए गए। उनमें हरक सिंह जी को ऊर्जा दे दिया गया, आबकारी एक मंत्री को दिया गया, पीडब्ल्यूडी दूसरे मंत्री को दिया गया, आयुष तीसरे को दिया गया। तो ये साधने की कोशिश है। और बीजेपी, मैं कह रहा हूं ना, अच्छे मैनेजर्स को ढूंढती है। बीजेपी को राज्य की जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी केवल कोरी पॉलिटिक्स करती है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे,
कभी किसी अन्य चीजों के नाम पे। उन्हें केवल और केवल उनका राजनीतिक स्टंट रहता है, राज्य के और देश के हित की उनको कोई चिंता नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री ने भी शपथ ले लिए, मंत्रियों ने भी शपथ ले लिए, पोर्टफोलियो भी बढ़ गए। अब हम ये माने कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है, या अभी भी एक चिंगारी बाकी है और किसी भी समय वो ज्वाला का रूप ले सकते हैं? देखिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपकी इस बात पे। हरीश रावत जी की जब सरकार गिराने का षड्यंत्र बीजेपी ने किया, उस समय जो लोग मंत्री थे वही सबसे पहले छोड़ के भागे। और इस समय मंत्रियों को पद देने से हो सकता है कुछ दिन ये दब जाए, लेकिन जो मंत्री स्वच्छ छवि के हैं या जो अपने दामन पे दाग नहीं देखना चाहते, क्या बीजेपी के ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचारों को लेकर अपने दाग लगा के वो चुनाव में जाना चाहेंगे, आगे का जीवन जीना चाहेंगे? क्या जवाब देंगे कि अपने संतति को, क्या जवाब देंगे जनता को कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे थे? आप देखिएगा आने वाले 4-5 महीने में निश्चित ही परिवर्तन होगा। जिन लोगों की आत्मा जागेगी वो वापस कांग्रेस की ओर को आएंगे और एक बड़ा परिवर्तन इस राज्य में देखने को मिलेगा। संपर्क में है कोई मंत्री, कोई विधायक? नहीं, देखिए, हम लोग सब लोग राजनीति में हैं, मिलना जुलना, चाय पानी, नाश्ता पानी चलता रहता है और बातें भी होती हैं। अब किसका कब क्या मन हो जाए ये ईश्वर जाने, और जो राज्य के हित में होगा निश्चित ही जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, वो वापस अपने घर में प्रवेश करेंगे। गर्मी में अगर आप चाय पिलाएंगे और फिर अगर मन बह गया तो दोबारा आना चाहेंगे, तो आप खुले दिल से स्वागत करेंगे? देखिए, कांग्रेस में स्वागत होगा। स्वागत उनका होगा जो स्वच्छ राजनीति के लिए आएंगे, स्वागत उनका होगा जो राज्य के हित में आएंगे, स्वागत उनका होगा जो राज्य में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनके हित में जो लोग सोचते हैं, उनका निश्चित ही बाह खोल के स्वागत होगा और उनको पार्टी। हमने आपकी सरकार में देखा कि किस तरीके से हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल इतने हैवीवेट मंत्री के रूप में जाने जाते थे, इतनी ताकत के उसमें कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनका बाएं बिछा के उनका स्वागत करती थी। आज जब वो भाजपा में गए हैं तो एक नाराजगी व्यक्त करने तक के लिए उनको नहीं दिया जा रहा है। और सतपाल महाराज जी की जिस तरीके की नाराजगी, हरक सिंह रावत जी की नाराजगी और अन्य कई नेताओं की, आपको लगता है कि नाराजगी जायज है? और जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है, उनके पीछे की वजह ये भी है कि कांग्रेस के गोत्र से वो आते हैं? आपको लगता है दोनों? देखिए, सतपाल महाराज के विषय में इसलिए नहीं कहूंगा कि वो संत हैं और राजनीति में भी बड़ा नाम है, तो वो जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। और रही अन्य लोगों की बात, मैं खुद महसूस करता हूं कि जो लोग यहाँ स्वच्छंद थे, जो लोग निर्णय स्वयं लेते थे, उनको किसी का दबाव नहीं था। आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत दबाव की राजनीति है, उसमें रह के वो लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही परेशानी में है, इसीलिए उन्होंने नाराजगी जताई। भले ही उनको कोई बड़े पद दे दिए हों, मलाईदार पद दे दिए हों, लेकिन मेरे को ये भी भरोसा है कि कांग्रेस का खून है, उनके अंदर स्वच्छ छवि में रहने की आदत है और वो अपनी छवि खराब नहीं होने देंगे। दागदार पार्टी जो लगातार इतने बड़े भ्रष्टाचार कर रही है, उसके संग रह के वो कैसे आगे का जीवन अपना देखते हैं, ये मैं भी सोचता हूं और निश्चित ही मुझे लगता है उनका हृदय परिवर्तन होगा। जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री, उन्होंने एक स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है और जो ऊर्जा था वो भी अपने से हटा दिया है, पीडब्ल्यूडी अपने से हटा दिया है। तमाम इन बड़े बड़े विभागों को, जिसको आप मलाईदार कह रहे हैं, वो सभी विभागों के मंत्री बना दिए हैं। अब आप इस बात से खुश हैं? इसके लिए क्या आप साधुवाद देंगे मुख्यमंत्री को? देखिए, मैं डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में शुरू से हूं और उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन किया है उसका मैं पक्षधर हूं, लेकिन ये नियत अगर केवल डिसेंट्रलाइजेशन की होती तो अच्छा होता। नियत मंत्रियों को साधने की है, कोई पार्टी छोड़ के ना भाग जाए, इस बात की नियत को लेकर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।
कांग्रेस पार्टी की 22 को लेकर के क्या रणनीति है सर? जिस तरीके से आपके पास मुद्दे हैं और आप लोगों ने या हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत करते थे तो वो हर एक उपचुनाव में कहते थे कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जब निर्णय आता था वो आपके विपरीत आता था, चाहे वो सल्ट का देख लीजिए, चाहे वो अन्य थराली का देख लीजिए। देखिए, थराली का चुनाव, सल्ट का चुनाव अगर आप गौर से देखें, सिंपैथी का चुनाव था। बीजेपी के विधायकों की मृत्यु हुई थी और उनके पारिवारिक लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो वो फर्क पड़ता है। रही बात पूरी ताकत से जाने की, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, हम पूरी ताकत से लड़े। लेकिन एक तरफ सिंपैथी हो, प्रशासन पूरा हो, प्रशासनिक ताकतें उनकी मदद कर रही हो, ऐसे में कांग्रेस जो केवल 11 विधायकों के साथ और अब 10 विधायकों के संग राज्य में है, साधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, ऐसे में हम लोग चुनाव लड़े। आप देखें ना, थराली का चुनाव और पिथौरागढ़ का चुनाव बहुत कम अंतर से हारे, बहुत कम अंतर से। और जीना जी, मैं कह रहा हूं ना, बहुत अच्छे विधायक थे, उनको लोग बहुत पसंद करते थे, ऊर्जावान थे, विकासशील सोच के व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, तो उनके लिए एक सिंपैथी थी। वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो सुरेंद्र सिंह जीना जी की मृत्यु के बाद की सिंपैथी, उनके द्वारा किए गए कामों की जीत थी। और इसीलिए बीजेपी इसका श्रेय ना ले तो ज्यादा अच्छा है। आने वाला जो 2021 या 22 का चुनाव होगा, उसमें बीजेपी 20 या 21 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, ये हम आपको आज कह के जा रहे हैं। आप लोग क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं, उनके चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि एक चेहरा तो आपको देना होगा। जब आप एक तरफ आप मोदी जी को खड़ा करेंगे, एक तरफ आपको कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपको भी चेहरा देना होगा। देखिए, हरीश रावत सर्वमान्य नेता है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। इसीलिए चुनाव इलेक्शन जो कैंपेन कमेटी है, उसका चेयरमैन बनाने की बात उनको चल रही है। और हरीश रावत जी सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जो हमारे अध्यक्ष, हमारे पीसीसी के चीफ बनेंगे, जो और लोग एआईसीसी में जाएंगे, या जिनको हम लोगों को जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। और सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने में ये फायदा होगा कि जो जहां का प्रतिनिधि है, जहां का सत्र है, वो उस सत्र अपने इलाके को जिताने की कोशिश करेगा। और हरीश रावत जी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो 3 जगहों से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी सर्वमान्य, उनकी जो है पूछ है, सब जगह उनकी स्वीकृति है। तो ये किसी का नाम लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब लोग हमारे जो प्रभारी हैं, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो ये तय कर चुका है कि हम सामूहिक रूप से चुनाव में जाएंगे। तो सामूहिक निर्णय होगा, सामूहिक रूप से चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीत के आएंगे। आप लोगों ने चुनाव से पहले क्या कोई अपना इंटरनल सर्वे कराया कि किस तरीके की परिस्थितियां दिखती है? आप भी लोग जनता के बीच में जा रहे होंगे, कैसा फीडबैक? देखिए, फीडबैक बहुत अच्छा है और 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत के आने वाली है। साधनों में जरूर कांग्रेस कम है, क्योंकि पैसे में बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। उनके पास धन्ना सेठ, उनके पास अडवाणी, उनके पास अंबानी, उनके पास सारी दुनिया की ताकत के लोग हैं। और कांग्रेस का तो वही हाल है, रावण रथी वीरथ रघुवीरा। इस समय कांग्रेस जो है उस राम की तरह है जिसके पास रथ भी नहीं था, नंगे पैर जो लड़ रहा था। और बीजेपी की हालत उस रावण की तरह है जिसके पास 10 रथी और 10 सिर का मालिक, 10 घोड़ों से चलने वाला रथ जिसके पास है। तो बीजेपी के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन हमको भरोसा है कि रघुवीर ही जीतेंगे और इस बार का चुनाव कांग्रेस जीत के आएगी। अगर जनता के बीच में तो ऐसे मैसेज भी है ना कि अगर आपको जिता दिया तो फिर आपकी सरकार जो है, फिर अपने ही नेता लड़ने वाले, पंजाब की आप बात कर लीजिए, अन्य राज्यों की आप बात कर लीजिए, आजकल सब उसी पे ही। मैं आपके बात का जवाब देता हूँ। कांग्रेस में ही नहीं होता है, लोकतांत्रिक पार्टी में सब में होता है। अभी यूपी का 10 दिन का हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा है। मोदी जी को और योगी जी की जो है कुश्ती, नूरा कुश्ती सबने देखी है। किस तरीके से शर्मा जी को लाने की कोशिश भी, किस तरीके से मिश्रा जी को काबू करा गया, ये सब जानते हैं। सब कह रहे थे योगी जाएगा, योगी को भगा रहे, मोदी और योगी की नहीं पट रही। ये सब पार्टी में चलता है, खाली कांग्रेस में नहीं होता। जब सत्ता आती है तो ये परिवार हैं, झगड़े होते हैं, बर्तन आपस में खटकते हैं और जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता को लेना देना होता तो मुलायम सिंह की पार्टी में चचा भतीजों का झगड़ा हो गया, बीजेपी में मोदी और योगी का झगड़ा सबने देखा, हाई वोल्टेज झगड़ा देखा है। गुजरात में क्या चल रहा आपने देखा है, बिहार में क्या चल रहा आपने देखा है। कांग्रेस में कम से कम अगर झगड़ा भी होता है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, सब साथ बैठते हैं। मैसेज तो जाता है ना, अगर यहाँ पे भी आपकी देखिए, नेगेटिव मैसेज सबके लिए है, नेगेटिव मैसेज बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी में अभी टिकट जारी होने दीजिए, आप देखिएगा किस तरीके से सिरफटोल होने वाली है। 30% लोगों को टिकट मिलेंगे और 70% लोगों के टिकट कटेंगे, ये कहा है इनके नेताओं ने। तो आने वाला समय है, इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आ गए हैं सर, चुनाव नजदीक है, आप लोगों को संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के कुछ असंतुष्ट नेताओं से, क्योंकि बड़े हैवीवेट मंत्री हैं, विधायक हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं और इतने हैवीवेट है कि उनको किसी दल की जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग ऐसे नेताओं से अभी संपर्क कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को इसका फायदा? नहीं, हम संपर्क इस तरीके से नहीं कर रहे। हमारा एक आम जीवन है और हम लोग जो, क्योंकि हमारे पुराने साथी रहे हैं तो मिलना जुलना रहता है और चर्चाएं भी रहती हैं। हम तो ये जरूर कहना चाहिए, कांग्रेस में इतने सालों तक जो आदमी रहा है और निर्विवाद रहा है, वो आदमी बीजेपी में घुटन भरी सांस लेने में दिक्कत उनको होती है, ये मेरा मानना है। और आने वाले समय में जिस तरीके के समीकरण देखने को आ रहे हैं, जिस तरीके से जनता का रुझान देखने को आ रहा है और जिस तरीके के दाग बीजेपी में लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, निश्चित ही कई लोगों में छटपटाहट है, वो अपने दामन पे काले दाग नहीं लगने देना चाहते, तो अपने परिवार में वापसी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोई आपके मित्र ये बता रहे हैं कि घुटन हो रही है बीजेपी में? देखिए, आम चर्चा है, वहां तो हमारे घर से गए हुए लोग ही नहीं, बीजेपी के विधायक आप लोगों से भी चर्चा करते रहे हैं कि हम लोग घुटन है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई देख रेख नहीं है, कोई ये नहीं है। 6 साल से जीता हुआ आदमी घर बैठा हुआ है, 8 साल से जीता हुआ आदमी, आप उनके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी को देख लीजिए, 8 बार चुनाव जीतिए, घर बैठे हैं। बिशन सिंह चुफाल जी 6 चुनाव जीत चुके विधानसभा और पार्टी के अध्यक्ष रहे, 6ठी बार विधायक हैं, आखिर समय में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो वहां परेशान हैं और बीजेपी का जो नौजवान विधायक है उनमें भी घुटन है, क्योंकि कहीं कोई पूछ नहीं है। 57 का मैंडेट मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरन सिंह फर्त्याल जी के बयान आ रहे थे, उनसे क्या नजर आता है? तो ये हमारे यहाँ तो केवल कहने की बात है, वहां तो सामने सब कुछ हो रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। जनता सब समझती है, जनता समझदार है, समझदार निर्णय लेगी। कार्यक्रम के अंतिम क्षण में है, 1-2 सवाल और हैं। जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद बने हैं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, आपको लगता है कि केंद्र में जाने के बाद कुछ एक इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया हो जिसको लेकर के जश्न में जाएंगे आपके क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में, इसका कोई फायदा? देखिए साहब, हमारे जो 5 सांसद हैं, मुझे तो कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देती और उपलब्धि भी नहीं दिखाई देती और उनकी प्रेजेंस भी नहीं दिखाई देती। हमारे जो सांसद हैं वो पिछले कार्यकाल में 15 से 16 करोड़ रुपया उनका लैप्स हुआ, काम ही नहीं हुए। जो गोद लिए हुए गांव थे उनकी हालत देख लीजिए, आपको इन सांसदों की हकीकत पता चल जाएगी। जो मोदी जी के कहने में इन्होंने जिन गांवों को गोद लिया था, एक सर्वे कर लीजिए उन गांवों की आज के दिन में क्या हालत है, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि कितने गहरे पानी में ये 5 सांसद हमारे हैं। मुंह जबानी बहुत अच्छा खर्च करते हैं पर जनता के बीच में जनता के लिए कुछ नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द आने वाले हैं, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वो जनता को संबोधित करेंगे और हमने पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ गए वहाँ माहौल हवा का रुख बदल दिया है। आपको लगता है कि इस समय भी वही परिस्थितियाँ हैं जो 14 वाली थी? देखिए, जो पहले के मोदी जी थे उनमें और आज एक फर्क है। पहले के मोदी जी गरीबी हटाने की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते थे, वो गरीबों का हाथ पकड़ने की बात करते थे, सबका विकास सबका साथ की बात करते थे। लेकिन आज मोदी दूसरे हैं। आज मोदी नाली की गैस से गैस पैदा करते हैं। आज मोदी जब पैदा नहीं हुए थे बांग्लादेश के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की बात करते हैं। आज के मोदी थाली बजवा के कोरोना से निपटने की बात करते हैं। तो आदमी पहले और अब के मोदी में बहुत फर्क है। मोदी जी बदल चुके हैं, मोदी जी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, तो जनता की सोच में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है और मोदी जी के आने से अब वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले पड़ता था। महंगाई कितना बड़ा फैक्टर है सर कि जो आपके समय में अगर 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो अब पूरी सरकार आती थी, आज जिस तरीके की परिस्थिति है कि 110 रुपये तक पहुंच गया और कोई हल्ला नहीं हो रहा है, इस फैक्टर को नहीं, देखिए कांग्रेस लगातार इन विषयों को उठा रही, पब्लिक भी उठा रही है, और लेकिन पब्लिक को इतना परेशान, कोई राशन कार्ड की लाइन में है,
कोई अपने आधार कार्ड की लाइन पे है, कोई बच्चों की लाइन में लगा है, अपने परिजनों को अस्पताल पहुंचाने की लाइन में है, कोरोना का टीका लगाने की लाइन पे है, गैस की लाइन पे है, तेल की लाइन पे है, तो उसको बेचारे को सोचने का टाइम कहां मिल रहा। 200 रुपए कड़वा तेल पहुंच गया मेरे भाई। जब विश्व में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, भारत में कच्चा तेल बढ़ रहा है, पाकिस्तान जो हमसे पीछे है, बांग्लादेश जो हमसे पीछे है, उनके पेट्रोल और डीजल के दाम हमसे कहीं कम है। तो ये जनता परेशान है, बस बोल नहीं रही है। जनता जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन निर्णय देगी। वो निर्णय ऐसा होगा जिससे बीजेपी को फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा जहां 2 की संख्या से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई इतना बड़ा फैक्टर है कि इसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है, या कि इतना बड़ा ये फैक्टर है कि बीजेपी को रसातल पर पहुंचा सकता है? देखिए, जब प्याज की कीमतें सरकार बदल सकती हैं तो बेरोजगारी तो लोगों के जीवन यापन, उनके परिवार के पालन पोषण से संबंधित है। निश्चित ही महंगाई और ये जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। साथ में भ्रष्टाचार भी रहेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी जो इससे जनता बौखलाई हुई है, नाराज है, और हर आदमी दबाव में, दबाव से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आप पत्रकारों को देख लीजिए, वो दबाव में है, मीडिया हाउसेस के दबाव में है, आज जजेस दबाव में है, आज नेता दबाव में। जो नेता कुछ कहता है उसको देशद्रोही बना के जेल में कब ठूस दिया जाए भरोसा नहीं। अभी यूपी में देख लीजिए, जितने रिवर फ्रंट में जितने लोगों ने भूमिका निभाई थी, सबके घरों में सीबीआई के छापे पड़ गए 2 दिन पहले, जितने लोग भी सपा के साथ थे। और पत्रकारों में गौरी लंकेश का क्या हाल किया, और कई बड़े नेता, कई बड़े पत्रकार जो घरों में बैठे उनकी नौकरियां छीन ली हैं। तो एक सीधा संदेश है कि पत्रकार अगर हमारे फेवर में बोलेंगे, हमारा पक्ष लेंगे, तो उनकी नौकरियां बची रहेंगी, उनके परिवार बचे रहेंगे। और अगर हमारे पक्ष में नहीं करेंगे तो दबाव में है। लोहिया भी यही कर रहे हैं, जज लोहिया, नेता भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, तो नेता भी दबाव में है। कह तो रहा हूं, हर आदमी को अपना परिवार, अपने बच्चे प्रिय हैं। हर आदमी करण मेहरा की तरह पागल नहीं होता कि किसी से भी भिड़ जाए। और बीजेपी से भिड़ने के लिए बहुत लोग अब मन बना के बैठे हैं, जिनको परिवार, कारोबार, किसी चीज की चिंता नहीं है, और वो लोग आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन करके देंगे। आप लोग भी खुली सांस लेंगे। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के खिलाफ आप जम के बोलते थे, जम के प्रोग्राम दिखाते थे, जम के महंगाई दिखाते थे, आने वाला समय फिर आपको वही स्वायत्तता देगा, वही स्वतंत्रता देगा, जिसमें पत्रकार लोग स्वच्छंद होकर अपनी बात करेंगे, जज लोग स्वच्छंद होकर अपने जजमेंट देंगे। वही भारत हमारा दोबारा से कांग्रेस लेके आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। न्यूज़ इंडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी समय दिया। तो थे हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष करण महाराज, जिन्होंने बताया कि उनके संपर्क में भी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक दल हुए हैं, तो दरवाजे खुले हैं और कोई भी आना चाहता है तो वो आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून।